पोती का प्रेम। एक माँ समोसा दादी माँ को भी दे आऊँ। तुझे कितनी बार बोला है कि ये समोसा उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए मैंने। चुपचाप खा ले वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूँगी। दादी माँ के इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी रिंकू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था उसके साथ जो खेल सके, पर कविता हमेशा उसे अपने सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था, इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी। जब बस अजय इंतज़ार कर रहा था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी जिसमें कविता ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया। कविता खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल व रोटी, सूखी रोटी रिंकू के हाथों भिजवा दी। रिंकू खाना लेकर दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ आपके लिए खाना लाई हूँ, लो खा लो। आओ मेरी रानी बिटिया मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में नहीं बैठना। अगर अम्मा ने देख लिया तो मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ, आज माँ ने समोसे बनाए थे, पर बेटा तुमने मेरे लिए तो समोसे लेकर आए ही नहीं, और रोटी कितनी रूखी है, खाई नहीं जा रही। दादी माँ, मैं मना कर दिया कि माँ समोसे उसकी सहेलियों के लिए बनाई है, इसलिए नहीं दिए मुझे समोसे। खाए क्या, कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। रिंकू के मुख से ये बात सुनकर बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। रिंकू बेटा, अब समोसे, और कितने बच्चे हैं? बहुत बच्चे दादी माँ, अभी दो। दादी माँ देखती अगर किचन में नहीं हुई तो आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। रिंकू बाहर निकल कर देखती है कि अम्मा तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से कढ़ाहा में से एक समोसा लेकर अपने नन्हे हाथों में छुपाए दादी माँ की देता है। बुढ़िया जैसे ही रिंकू के हाथों में समोसा देखती है वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रिंकू जब ये सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि दादी माँ धीरे धीरे खाओ, नहीं तो अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे बहुत स्वादिष्ट है। बेटे चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो मुझे बहुत मारेगी और मुझे भी, और मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता है कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रह कर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी उंगलियाँ चाटती रही। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो अम्मा को पता चल जाएगा तो वह रात को समोसे बचे तो मेरे और ले आऊँगी। कविता टीवी देखते हुए खाना खाया। बुढ़िया ने कहा, हाँ अम्मी खा लिया, अम्मा पापा नहीं आए, अभी तक नहीं आए, आते ही होंगे। अम्मी आप मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वो देखो तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अजय रिंकू की गोद में उठाते हुए, पता है हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर गुड़िया, जितनी बड़ी लाओ आओ, मैं इसे दादी माँ को दिखाकर आती हूँ। दादी माँ देखो पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए हैं, देखो कितनी सुंदर है वो। ये तो वाकई सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये लो कविता, तुमने जो मंगवाया सब है, देख लो कहीं कोई कमी सामान तो छूट नहीं गया। उसमें 2 साड़ी और एक तुम्हारे लिए व एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो है पहले से ही बहुत, इसलिए फालतू की वस्तुओं में पैसे बर्बाद मत करो। कविता तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ है वह माँ का इकट्ठा किया हुआ है, पर हमारे भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही पैसे खर्च कर लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं है, पूरे दिन घर में ही रहना है। कविता तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी माँ है, और अगर वो मानो तो तुम्हारी भी और मेरी माँ नहीं हो सकती? वह अभागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अगर एक शब्द और मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो अजय, तुम आज से इस घर में या तो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। आओ रिंकू चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे इस घर में। नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना।
आपके साथ मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी है तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। अम्मा आप मत जाओ प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगी फिर? अपने पापा के पास सोना, मैं जा रही हूँ अब। पापा रोको मम्मी को, नहीं तो वो चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, अगर चाहो तो तुम जा सकते हो। नहीं, दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से से घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को गए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब ये पता चला तो उन्होंने 2 दिन खाना पीना भी छोड़ दिया। कविता हमेशा उससे भला बुरा कहती थी, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास उसकी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उसे बहुत बुरा लगा और कविता को घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। अजय की भी कविता के जाने से बहुत दुख ही था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भी कई बार कविता को फ़ोन ट्राई किया पर उसने उठाया ही नहीं। अजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर कविता ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो एक साथ जीने मरने का वादा किया था। उसे कुछ सोचते हुए अजय ने अपने अतीत के आक्रोश में खो गया। उसे अपने वो कॉलेज के दिन याद आने लगे जब कविता उसे पहली बार मिली थी। कितनी अनजान अजनबी थी, भोला मुंह, हिरनी सी आंखें, वो उसका यूँ शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों को जीने वाली। पहली ही बार में अजय ने उसे इस तरह खोया कि उसके सामने उसे प्रपोज कर दिया और कविता भी उसे इस साहस को देखकर उससे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वो ज़िंदगी, कोई गम न कोई समस्या, न कोई किसी के दबाव, बिल्कुल स्वतंत्र ज़िंदगी, आज़ाद पंछी की तरह जिसकी न कोई राह होती न कोई मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कविता के पापा ने उसे अजय के साथ देख लिया, फिर उन्हें उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया कि बहेलियों के बाणों द्वारा बिंदे पंछी की तरह ज़मीन पर अनाथ पड़ा हो। पापा, अम्मा का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। रिंकू की आवाज़ सुनकर अपने ख्वाबों से बाहर आया। रिंकू फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने फ़ोन उठाया और सामने से कविता की आवाज़, हेलो अजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ अजय, मुझे रिंकी चाहिए, उसे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कविता अपने घर, देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका, रिंकी भी तुम्हारी और हम भी, प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब शायद ये संभव नहीं है। अब तक उसकी माँ उस घर में रहेगी, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और ये रिंकू को लेने आ रही हूँ, भेज दोगे ना मेरे साथ उसे? हाँ ले जाओ, अगर वह खुशी खुशी जाना चाहे तो। आपकी बेटी है, वो आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। यह कहते हुए अजय का गला रूठ गया, शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब अजय ज़्यादा टूट चुका था। वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और अपनी माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उसका नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसकी अतीत और मुँह झुर्रियों व बेटे से मुँह अधूरी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसकी अपाहिज सा भविष्य, उसकी प्यारी सी गुड़िया, उसके साथ के लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी क्या वह? न अकेली माँ उसे चाहिए, न ही पत्नी। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम नहीं था। पता नहीं किसकी नज़र लगी, उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को नरक से भी बदतर हो गई। अचानक उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। उसने अपनी माँ के अब पहले ही वह माँ से कुछ बोल पाता। माँ बोली पड़ी, क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कविता का फ़ोन था। क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, कि उसे वृद्धा आश्रम तक जाने की नौबत आएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धा आश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अब अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ, तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धा आश्रम में जाओ
और एक अनाथ की ज़िंदगी जियोगी, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैं आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी नहीं की होती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब सब कुछ बहुत कम समय बचा है जो वृद्धा आश्रम में ही गुजार लूँगी, पर अभी आपकी पूरी ज़िंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सी दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, कभी कभी याद आए तो मेरी तो मिलने चले आना, वहाँ पर सुविधा भी होगी, नर्स डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और नहीं कविता को मान के बहुत ज़्यादा समझाने पर अब अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को चाहते हुए भी उसकी जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़े। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई, उसने घर में कोई समस्या नहीं होगी, वह अपने ससुराल वापस लौट आई। अब अजय ने वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी, अजय पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता था। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी उसे वह बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। अजय हमेशा सुबह माँ से मिलने जाया करता था, तब उसे वृद्धा आश्रम में गुजरता था, माँ से मिलकर जाता। वृद्धा आश्रम आने के बाद अजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर नर्स बहुत परेशान हो गए, लेकिन अजय की माँ के कहने पर अजय ने भी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अजय की माँ चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। जब कई दिनों तक भी माँ की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उसे एक बड़े हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और ये बीमारी लगभग 2 वर्ष पहले से है। जब भी माँ से मिलने आता तो कविता को बहुत बुरा लगता, वह हमेशा उनसे जाने को रोका करती थी। वह कभी कभी रिंकू को भी साथ लेकर जाया करता, जिससे कविता और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अब अजय भी काम के दबाव के कारण कई दिनों तक बाद ही वहाँ जाया करता, पर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। अब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक बार अजय कहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही वह अंदर गया तो उसने माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछा तो पता चला कि उनकी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुँच गया तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दवाओं के नशे में वह अजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने अजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बताया। अचानक डॉक्टर ने मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जो माँ उसे हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर अजय, पता है ये बहुत भयानक बीमारी है, अब तक इसका इलाज भी कुछ गिने चुने देशों में ही होता है। यहाँ इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये खुश रहें तो शायद कुछ ज़्यादा समय निकल सके, वरना अगर चूँकि चिंता करती रहती हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, इन्हें खुश रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अजय, आप इसे अपने पास घर ले जाओ, घर को छोड़कर नहीं। इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई है, अगर आपके साथ रहेगी तो इनकी दवा दारू भी अच्छे से कर सकेंगे और अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप उन्हें कल शाम तक ले जा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से अजय घर की ओर चला। अब उसे एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, वो थी कविता। उसे मनाना शायद उसके बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इसके लिए वो कभी नहीं मानेगी, पर अगर माँ को घर नहीं लाया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अब अजय घर पहुंचा तो रिंकी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। पापा, आज आप दादी के पास गए थे, कैसी है वो? मेरी याद आती है उसे? हाँ बेटा, बहुत याद आ रही है, कल हम उसे फिर से घर ले आएंगे। सच्ची पापा? हाँ सच्ची। अजय कविता के पास गया, वो खाना बना रही थी। कैसी हो कविता? ठीक हो अजय, आप ठीक हो ना? हाँ। नहीं कविता, मैं ठीक नहीं हूँ, पता है आज अम्मा से मिलकर आया हूँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, कैंसर है। डॉक्टर ने बताया है कि उसके पास 2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम घर ले जाएं तो उन्हें बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कविता, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उन्हें घर आएं? मैं उनके पास बहुत कम समय बचा है, बस
इस बार मान जाओ कविता, इसके बाद आप जो कहोगी मैं करूँगा, इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। ठीक है चलो अजय, अगर आप चाहते हो तो ले आओ, पर इसके बाद कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे। हाँ बिल्कुल कविता। कविता के मुख से ऐसी बात सुनकर अजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ, पर खैर जो भी हो अच्छा ही होगा ये सोचकर गार्ड को धन्यवाद कहा और वो माँ को लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर वह रिंकू को साथ लेकर माँ को आने चला। आज सुबह बहुत खुश था, उसे बहुत दुख दर्द भूल गया। वो तो ये भी भूल गया कि जल्द ही उसकी माँ उसको हमेशा के लिए अकेला छोड़कर अलविदा कह जाएगी। रिंकू को साथ लिए वह हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ा उसके होश उड़ गए। आंखों में एक अंधेरा सा छा गया और आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ गया। उसकी माँ अब तक उससे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर। प्यारे रिंकू को छोड़कर आज कविता की समस्या हल हो चुकी थी। वह कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ज़ोर ज़ोर से खांसी के साथ रक्तस्राव होने लगा और देखते ही देखते उसकी सांसें उखड़ गईं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।